बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बाकायदा लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूले के बारे में तफसील से पढ़ा था, जो कि इसी के साथ रिलेटेड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है। तो आज हमारे साथ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में टॉपिक है लेक्चर नंबर 4, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल क्या है? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल हमारे साथ एक गिनने का इकाई है, यानी कि ये इसको हम काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ पेयर, अ डजन, अ ग्रोस और अ रिंग। जिस तरह हमारे पास डजन जो है, पेयर जो है या ग्रोस वगैरह काउंटिंग यूनिट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं तो उसको काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम शूज़ खरीदते हैं, जूते, तो फिर पेयर में खरीदते हैं। इसी तरह से जब हम ऑरेंजेस, एग्स वगैरह खरीदते हैं तो उसको हम डजन में खरीदते हैं, दर्जन में खरीदते हैं। तो पेयर में क्या होती है? टू सिमिलर थिंग्स, दो एक जैसी चीजें होती हैं। इस तरह से वन डजन के अंदर क्या होती है? 12 सिमिलर थिंग्स होती है। 12 एक जैसी चीजें जब हमारे साथ होती है तो उसको हम वन डजन बोलते हैं। डजन में हम क्या करते हैं? एग्स को काउंट करते हैं। इसके अलावा ऑरेंजेस वगैरह को हम डजन में काउंट करते हैं। ग्रोस क्या है? वन ग्रोस इज इक्वल टू 144 सिमिलर थिंग्स। 144 एक जैसी चीजें जब हमारे साथ होती है देन इट इज इक्वल टू वन ग्रोस। वन ग्रोस के अंदर 12 डजन होती है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 से हमारे साथ क्या आ जाता है? 144। तो इसमें भी हम डिफरेंट चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। इस तरह से जब हम पेपर्स खरीदते हैं तो वन रीम ऑफ पेपर में क्या होता है? 500 पेपर्स ऑफ सेम साइज एंड मास। 500 कागज जब हमारे साथ सेम साइज और सेम मास के होते हैं देन इट इज इक्वल टू वन रीम ऑफ पेपर्स। तो पेपर्स को हम रीम में काउंट करते हैं। तो इसी तरह से केमिकल स्पीशीज जो होते हैं लेबोरेटरी में, जो जिसके साथ हम डीलिंग करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिकल स्पीशीज को काउंट करने के लिए हम डजन या पेयर या ग्रोस वगैरह काउंटिंग के लिए, उसको गिनने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो केमिकल स्पीशीज के लिए हमारे साथ एक न्यू यूनिट की, मेजरिंग यूनिट की जरूरत थी। तो इन केमिस्ट्री में फॉर काउंटिंग ऑफ केमिकल स्पीशीज, केमियाई अशिया को गिनने के लिए, इस तरह केमिकल स्पीशीज हमारे साथ क्या हो सकता है? केमिकल स्पीशीज में आपके पास एटम हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं। सो वी कैन यूज अ काउंटिंग यूनिट नोन एज मोल। तो हम एक काउंटिंग यूनिट यूज कर सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। मोल को डियर स्टूडेंट्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास, relative molecular mass, relative formula mass or relative ionic mass of a substance is expressed in grams। जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एक एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं तो उन एटम्स की रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम ऐड करके हमारे साथ जो मॉलिक्यूल का वजन बनता है, जो मास बनता है, उसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। इस तरह से रिलेटिव फार्मूला मास क्या है? फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी आयंस होते हैं तो उन आयंस की रिलेटिव आयनिक मासेस को आपस में ऐड करके हमारे साथ जो मास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव फार्मूला मास बोलते हैं। आर या रिलेटिव आयनिक मास का मतलब क्या है? किसी भी एटम से जब आयन बनता है, फॉर एग्जांपल केटायन बनता है अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनता है। इस तरह से मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो मॉलिक्यूलर केटायन बनता है, और मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो मॉलिक्यूलर एनायन बनता है। तो जितने भी आयंस होते हैं उन आयंस की जो मास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव आयनिक मास। तो किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो सब्सटेंस आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, या कोई आयन है, एटॉमिक आयन है या मॉलिक्यूलर आयन है, तो इन सब चीज़ों की जब रिलेटिव एटॉमिक मासेस होती है
डियर स्टूडेंट, रिलेटिव का लफ्ज मैं इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि रिलेटिव से आपको के ज़हन में आपको मालूम हो जाएगा कि ये सब मासेस किस चीज़ में होती है, एटॉमिक मास यूनिट AMU में होती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में तफसील से पढ़ा है। तो उन मासेस को रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या फार्मूला या रिलेटिव आयनिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये फिर हमारे साथ 1 मोल के बराबर है, उस सब्सटेंस के हमारे साथ 1 मोल के बराबर है। मोल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय MOL। मोल का जो नेम है उसके साथ E भी है स्मॉल, लेकिन यहाँ से जब हम मोल को एज ए यूनिट यूज करते हैं तो यहाँ से मैंने स्मॉल E को खत्म किया, तो मोल को एज ए यूनिट हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स की है और उस एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्लोरीन का एटम मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लोरीन का एटम, चूंकि एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो उसको एटम्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किसी भी एलिमेंट के जब हम एटम लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करते हैं। तो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक नंबर कितना है 17 और क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 35.5 AMU। अब 35.5 AMU, चूंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है तो रिलेटिव एटॉमिक मास AMU में होता है। अब AMU को मैंने हटाया तो और 35.5 ग्राम लिया। अगर आप क्लोरीन के एटम्स 35.5 ग्राम लेते हैं देन इट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो ये क्लोरीन के एटमों का 1 मोल बनता है एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन, और ये 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन के भी बराबर होता है। कल हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन का किया है। ऑक्सीजन का एटम लिया है तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 16 AMU। तो AMU को मैंने रिप्लेस किया, इसकी जगह पे क्या लिखा 16 ग्राम। यानी कि जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये फिर मोल के बराबर होता है। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स is equal to 1 mole of oxygen and that is also equals to 1 gram एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारे साथ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन के भी बराबर है। तो इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने किया है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया है O2। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये हमारे साथ 32 पाता है। तो 32 AMU की जगह पे है। अगर आप ऐसा कर ले कि 32 ग्राम ऑक्सीजन O2 के मॉलिक्यूल आप ले ले तो ये फिर हमारे साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स के बराबर है एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे साथ सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये फार्मूला यूनिट है ऑफ आयनिक सब्सटेंस। ये एक आयनिक सब्सटेंस है हमारे साथ। तो इसकी जो रिलेटिव फार्मूला मास बनता है, डियर स्टूडेंट्स, सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 23 और क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे साथ 58.5 AMU आता है। तो अगर आप 58.5 AMU के बजाय आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को लेते हो तो ये हमारे साथ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर है एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल मैंने एक एटॉमिक आयन का क्या है, तो ये हमारे साथ एक केटाइन है, सोडियम का केटाइन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आया है। अब इलेक्ट्रॉन चाले अगर चला जाए या एटम के अंदर आ जाए, एनाइन बन जाए या केटाइन बन जाए, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ना होने के बराबर है, बहुत ही स्मॉल मास रखता है। ओवरऑल जो एटम का मास होता है दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर पूरे एटम का जो मास है वो वहां पे मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल मास ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन आ जाए किसी एटम के अंदर या चला जाए, एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने फिर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है जो कि आपके पास कितना है
23 है, तो 23 AMU 23 सॉरी यहाँ पे आप AMU के बजाय 23 ग्राम जब हम लेते हैं देन इट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सोडियम केटाइंस। अगर आप 23 ग्राम सोडियम के केटाइंस को लेते हो तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ सोडियम केटाइंस and that is also equals to 1 gram ions of sodium। ये सोडियम के 1 ग्राम आयंस भी कहला सकते हैं। तो इसी के साथ मोल के साथ जो नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है वो क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ए को नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, n का मतलब है नंबर, ए का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। डियर स्टूडेंट, हमारे साथ एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमाडियो एवोगैड्रो। तो उसने तजुर्बा करके 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको एक्सपेरिमेंटली मालूम किया। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि 1 डजन में 12 सिमिलर थिंग्स होती है, 12 चीजें होती है एक जैसी। तो इसी तरह से 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, चाहे 1 मोल आपके पास एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल फार्मूला यूनिट्स है या 1 मोल आयंस है, तो इनकी जो तादाद बनता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो ये एवोगैड्रो ने एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड आउट किया, जो कि इटली से बिलोंग करता था। तो उसने क्या किया, ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एवोगैड्रो ने एक्सपेरिमेंटली तजुर्बा करके फाइंड्स आउट किया, मालूम किया। तो एवोगैड्रो नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मेरा मतलब है एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एंड दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, एवोगैड्रो नंबर न्यूमेरिकली हमारे साथ बराबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। यानी कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, 1 मोल आप एटम लेते हो, 1 मोल आप मॉलिक्यूल लेते हो, 1 मोल फार्मूला यूनिट्स लेते हो या 1 मोल आयंस लेते हो, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मोल हमारे साथ किसी भी सब्सटेंस के एटम्स है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल की तादाद बनती है वो कितनी होगी, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी कि यहाँ पर अगर आप 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम लेते हो तो ये 1 मोल के बराबर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एटमों की तादाद 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेते हो, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का अगर आप 32 ग्राम लेते हो तो ये 1 मोल के बराबर है। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमारे साथ ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह अगर हम 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू 1 मोल, and that is equals to एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। यानी यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मैंने लिया है। हाइड्रोजन एटम्स के अगर आप 1 मोल आप लेते हो तो ये 1 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि हमारे साथ हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 AMU। तो अगर हम यहाँ से AMU को हटाए और इसकी जगह पे हम ग्राम लिखे तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से
वो बनता है 32 AMU। तो अगर आप 32 AMU के बजाय 32 ग्राम लेते हो तो ये हमारे साथ 1 मोल के बराबर है। 32 ग्राम हमारे साथ 1 मोल के बराबर है और 1 मोल में फिर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं देन इट इज इक्वल्स टू 1 मोल। ये हमारे साथ 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल के अंदर जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद होती है वो कितना है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि कोई भी सब्सटेंस जब 1 मोल हम लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके जहन में कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स को जब हमने लिया है तो 1 ग्राम लिया है, अब ये 1 मोल के बराबर है। इस तरह से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो ये 32 ग्राम लिया है, 1 मोल ऑफ NaCl है तो ये 58.5 ग्राम लिया है। तो इसका तो मास डिफरेंट आ रहा है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान में जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नंबर ऑफ मोल के दरमियान में रिलेशन है, मास के साथ हम डील नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 डजन ऑरेंजेस, 1 दर्जन आपके पास माल्टे है, 1 दर्जन आपके पास अंडे है, एग्स है। अब तादाद क्या है, 12 अंडे होगी और 12 ऑरेंजेस होती है और डजन में 1 डजन है, दोनों की तादाद 1 दर्जन है। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस पे रखते हैं और उसका मास करते हैं तो वजन तो जाहिर सी बात है डिफरेंट आएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ एवोगैड्रो नंबर और मोल के दरमियान में रिलेशन है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, चाहे उसका मास, जाहिर सी बात है कि उसका मास डिफरेंट आएगा क्योंकि डिफरेंट केमिकल स्पीशीज है। लेकिन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, हमारा जो रिलेशन है तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। तो एवोगैड्रो ने ये हमें बताया है तजुर्बा करके, ये जो रिलेशन है ये हमें एवोगैड्रो ने दिया है कि अगर आपके पास 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होती है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। इसी के साथ कंसर्न नेक्स्ट टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो है वो है हमारे साथ मोलर मास। मोलर मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ ग्राम्स। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वजन बनता है, यानी ग्राम में जो वजन बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है तो उसका जो वजन है इट इज नोन एज अ मोलर मास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन था तो इसका जो मास है वो 1 ग्राम है। 1 मोल ऑक्सीजन था तो इसका मास कितना है 32 ग्राम। 1 मोल NaCl है तो इसका मास कितना है 58.5 ग्राम। तो ये जो मास हमारे साथ ग्राम में आता है इट इज आल्सो नोन एज मोलर मास। इसको हम मोलर मास बोल सकते हैं, यानी कि 1 मोल के साथ जो किसी भी सब्सटेंस का मास कंसर्न है इसको हम मोलर मास बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए 3 डिफरेंट फार्मूलेस पढ़ेंगे। तो उस फार्मूले में फार्मूला नंबर 1 में फिर हमारे साथ मोलर मास का टर्म यूज्ड होता है, तो इसलिए उस फार्मूलास को पढ़ने से पहले हम मोलर मास को पढ़ते हैं। तो मोलर मास क्या है, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल है तो उसका जो मास बनता है दैट इज नोन एज अ मोलर मास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल। इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। यानी कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो उसका जो मास बनता है ग्राम में दैट इज नोन एज अ मोलर मास। So dear students, how we can calculate a molar mass? मोलर मास हम कैसे मालूम कर सकते हैं? So we have 3 steps. हमारे साथ 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में हम मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन स्टेप क्या है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे पहले आपने किसी भी सब्सटेंस का जब मोलर मास फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने अगर सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 का मोलर मास फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट फिर क्या करना है, वर्क आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मॉलिक्यूल लिया है, कोवेलेंटली बॉन्डेड सब्सटेंस है, कोई ऐसा कंपाउंड आपने लिया है जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल की मास को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो आपने मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, यानी उसके अंदर जितने भी एटम्स है उन सब का रिलेटिव एटॉमिक मास को आपस में ऐड करके आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और अगर आपने ऐसा कंपाउंड लिया है जिसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग है, तो आयनिक बॉन्डेड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं। तो फार्मूला यूनिट का जो मास होता है दैट इज नोन एज फार्मूला मास। तो फार्मूला मास कैसे आएगा, जो फार्मूला यूनिट के अंदर केटाइन और एनाइंस जो होते हैं उसकी रिलेटिव आयनिक मासेस को ऐड करके हमारे साथ रिलेटिव फार्मूला मास आता है। तो अगर फार्मूला यूनिट दिया है तो फार्मूला मास आपने फाइंड आउट करना है, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट किया करना है। तो H2SO4 में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे मेरे साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, 1। इसके साथ साथ यहाँ पे सल्फर का एक एटम मौजूद है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और सल्फर का एटॉमिक मास है 32। तो मैंने 32 एक बार लिखा, फिर प्लस किया 4 × 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम मौजूद है और ऑक्सीजन का रिलेटिव मॉलिक्यूल एटॉमिक मास कितना है, 16। तो 16 × 4 यहाँ पे मैंने लिखा, फिर ये 2 + 32 + 64 दैट इज इक्वल्स टू 98 एंड मॉलिक्यूलर मास को हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को आपस में ऐड किया, उसकी समेशन से हमारे साथ मॉलिक्यूलर मास आया, एक मॉलिक्यूल का जो मास बनता है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप जो है, एक्सप्रेस द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव फार्मूला मास इन ग्राम पर मोल। जो आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ गया या रिलेटिव फार्मूला मास जब आपके पास आ जाता है, तो उसको एक्सप्रेस करना है हमने, किस चीज में एक्सप्रेस करना है, ग्राम पर मोल में। यानी यहाँ से आपने फिर AMU को हटाना है और इसकी जगह पे क्या लिखना है, ग्राम पर मोल लिखना है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 98 के साथ क्या लिखा है, ग्राम पर मोल। तो इट इज नोन एज मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे साथ सल्फ्यूरिक एसिड का क्या आया, मोलर मास, एंड इट शोज दैट इफ वी हैव 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हमारे साथ 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, देन इट्स मास वुड बी इक्वल्स टू 98 ग्राम। तो इसका मास 98 ग्राम के बराबर आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, MCQ आपके साथ आ सकता है एग्जाम में या ईटा MDCAT टेस्ट में कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास आपने फाइंड आउट करना है। आपको कोई दूसरा कंपाउंड भी दे सकता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया दे सकता है, मीथेन का मॉलिक्यूल दे सकता है, किफिन का मॉलिक्यूल दे सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दे सकते हैं। तो तरीका क्या है, यू हैव 3 स्टेप्स, आपके पास 3 स्टेप्स है। फर्स्ट वन, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, तो मैंने फार्मूला लिखा C6H12O6। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड्स आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। तो फिर आपने उसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के एटम है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाइड किया। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, आप पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे, वो 12 है। तो 12 × 6, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 6 एटम मौजूद है। हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 12, तो 12 × 1 1 इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस
ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ कितना है 16 और ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 एटम मौजूद है तो 16 × 16 तो ये हमारे साथ आ जाएगा 180 AMU 81 AMU के बराबर हमारे साथ आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हमने यहाँ से AMU को हटाया और इसकी जगह पे क्या लिखा ग्राम पर मोल लिखा तो दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे साथ ग्लूकोज का क्या बनता है मोलर मास बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपका होमवर्क ये हो गया कि आपने NH3 अमोनिया का मोलर मास आपने फाइंड आउट करना है, NH3 का मोलर मास फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपने CH4 का मोलर मास फाइंड आउट करना है और इस तरह से एक दूसरा हमारे साथ है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इनकी मोलर मासेस आप कैलकुलेट करके कमेंट में बता दीजिए कि इसका मोलर मास कितना आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही काफी था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूलेस को पढ़ते हैं और हमारे साथ 3 फार्मूलाज है नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने का। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप इसी लेक्चर के साथ वो कंसर्न है जरूरी है तो नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर फिर जरूर देखिए।